आज मैं दिल्ली में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर बताऊंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल या डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ऐसे वाहन ना तो सड़कों पर चल सकते हैं, ना ही इन्हें ईंधन मिलेगा और पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में 350 पेट्रोल पंपों पर पहरा बिठा दिया गया है और इनमें से 100 पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे की बात करेंगे। यह खतरा भारत के हमले का नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान को अभी भी ये डर सताता है कि पता नहीं भारत दोबारा कब हमला कर दे, लेकिन इस बार खतरा हमले का नहीं बल्कि बाढ़ का है। आखिरकार वही हुआ जिसका पाकिस्तान को इतने दिनों से डर सता रहा था। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की नदियों का पानी बंद कर दिया था। गर्मी भर पाकिस्तान को पानी नहीं मिला, वो रोता रहा और अब बरसात के समय में जब भारत की नदियों में पानी जमा हो गया है, बढ़ गया है, तो अब डैम खोल दिए गए हैं, गेट्स खुल गए हैं और खबर है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की नदियों में जल स्तर काफी बढ़ गया है। और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने हुए सलाल डैम की तस्वीरें हैं। इसका जिक्र बहुत हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हैं। भारी बरसात की वजह से लबालब पानी भरा हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा है और इसीलिए इस डैम के गेट खोल दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसके बाद पानी नदी में बहुत तेज गति के साथ, एक वेग के साथ बह रहा है और पाकिस्तान की तरफ ये पानी आगे बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्हें सेफ्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान को हमें कोई भी सूचना देने की जरूरत नहीं है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ था तो उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया था। अब आप संक्षेप में यह समझिए कि 1960 की संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, यानी कि उसका अधिकार पाकिस्तान के पास है। लेकिन भारत ने जब यह संधि ही रद्द कर दी है, जिसके तहत अब भारत को पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि नदी में पानी का स्तर कितना है या कितना बढ़ सकता है। इसका असली असर पाकिस्तान में अब देखने को मिलेगा जब बरसात के सीजन में अचानक बाढ़ आएगी, जैसा कि अभी से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और यह जलस्तर डरा भी रहा है। पाकिस्तान बहुत रो रहा है, लगातार बातचीत करने की वो गुहार लगा रहा है, धमका भी रहा है, कोशिश तो कम से कम कर रहा है। और भारत ऐसा कैसे कर सकता है, ये लगातार कह रहा है कि पानी कैसे रोक सकता है। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। अब ये खतरा तो बना ही रहेगा कि गर्मियों में पानी रोका जाएगा और बरसात में पानी छोड़ा जाएगा। आतंकी पाकिस्तान का यही इलाज है। भारत से छोड़े गए पानी का असर पाकिस्तान में दिखना शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब आप देखिए पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की डिमांड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह ध्यान तो तब रखना चाहिए था जब उसका जिहादी आर्मी चीफ पहलगाम का हमला प्लान कर रहा था। पाकिस्तान को यह ध्यान तब रखना चाहिए था जब उसके भेजे आतंकवादी पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे। हिंदू महिलाओं के सामने उनके पति को मारा जा रहा था, बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मारी जा रही थी। तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? तब पाकिस्तान में जश्न मन रहा था। तब पाकिस्तानी इसे कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल का परिणाम बता रहे थे। लेकिन इसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह किए, पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकाने तबाह किए, तो इसके बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने पर आए और वो सीज फायर की टेबल पर आया। अब भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सिंधु जल समझौते पर फंसा हुआ है। उसे पता है कि जब तक भारत ने यह समझौता रद्द किया हुआ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। भारत आने वाले समय में इन नदियों को अपने पूरे कंट्रोल में लेगा और ज्यादा डैम्स का निर्माण करेगा। अभी तो इन नदियों पर बांधों की संख्या भी कम है, लेकिन अगर भारत ने और ज्यादा बांध बना दिए तो पाकिस्तान की मुश्किलें वाकई बढ़ जाएंगी।
इसीलिए पाकिस्तान के नेता फिर से लड़ने मरने की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो फिर युद्ध होगा। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि आने वाले भविष्य में वो भारत के साथ युद्ध कर सकता है। इसी तरह से उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। इसीलिए वो युद्ध की बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर पानी रोका तो युद्ध होगा। युद्ध तो उसने करके देख लिया है। उसके आतंकी जनरल और प्रधानमंत्री दोनों ने यह देख लिया है कि भारत से युद्ध का नतीजा क्या होता है। सिर्फ 4 दिन में सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि उसका नतीजा यह भी रहा कि दुनिया ने पाकिस्तान का आतंकी चरित्र भी देख लिया। भारत ने वैसे भी पूरी दुनिया में अपनी डेलीगेशन भेजकर यह बताया था कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकी मुल्क है, कैसे आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है, पोसता है, और पाकिस्तान दुनिया में इसी आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। वो एक आतंकवाद का एक्सपोर्टर देश है। और अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। भारत अब आतंकी घटना को युद्ध मानेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भारत का जो जवाब होगा वो बड़ा सख्त होगा। इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भारत पर कोई भी असर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को ये समझना है तो यही सही समय है, उसको समझ लेना चाहिए। 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines is the larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. पाकिस्तान कहां सुधर रहा है जब उसका खुद का आतंकी और जिहादी जनरल कश्मीर के आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश करेगा, जब खुद उसका तथाकथित फील्ड मार्शल आतंकवादियों का महिमा मंडन करेगा, तो आतंकी क्या करेंगे? आतंकी भी तो उसकी जय जयकार करेंगे। और अब पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। लश्कर का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद के में था, जिसमें भारत की ब्रह्मोस ने अंदर जाकर जो तबाही मचाई थी कि लश्कर के कई आतंकी इसमें मारे गए थे। अब धीरे धीरे करके इन आतंकवादियों का दर्द सामने आ रहा है, ये उजागर हो रहा है। भारत के इन हमलों के बाद पाकिस्तान में हर रोज आतंकवादियों की सभाएं हो रहे हैं, वहां पर भीड़ एकत्रित किए जा रहे हैं। इन आतंकवादी सभाओं में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की कस्में खाई जा रही हैं, भारत में जिहाद फैलाने की बातें लिए जा रहे हैं। और ऐसी ही एक सभा में लश्कर के आतंकवादियों ने राम मंदिर को लेकर धमकी दी है। राम मंदिर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की टिप्पणी है और राम मंदिर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की आंखों में इतना चुभता है कि वो उस पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस भव्य और दिव्य राम मंदिर को पाकिस्तानी आतंकी देख नहीं पा रहे, इसीलिए वो अपने जिहादी सरगना आसिम मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि अगली बार भारत से युद्ध हो तो हमला राम मंदिर पर करना। यही पाकिस्तान की हकीकत है। अब बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अब ऐसे कदमों की विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के क्या अधिकार हैं और वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि नॉन परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है। अधिकारों की बात करें तो नॉन परमानेंट सदस्यों के पास सारे विषयों में वोटिंग का अधिकार होता है। यूएनएससी के किसी भी फैसले के लिए 9 वोट चाहिए, जिसमें से सभी P5 सदस्यों यानी स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी उनका वीटो नहीं होना चाहिए। जिस देश के पास यूएनएससी की अध्यक्षता होती है वो एजेंडा सेट करता है,
मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नया नया भाव बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल के नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद उसके पास अपनी इमेज सुधारने का भी मौका है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी तो भारत के खिलाफ ही होती है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस 1 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए कि भारत को डिप्लोमेटिकली समस्या हो। पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर सकता है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान बलोचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आतंकी हमलों का उदाहरण दे सकता है और आरोप भारत पर लगा सकता है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। इसीलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन विदेश भेजा था, और इस डेलीगेशन की पूरी कोशिश यही थी कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। इस बार जब पाकिस्तान के हाथ में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आई है तो फिर से उसकी यही कोशिश रहेगी। पाकिस्तान लंबे वक्त से पेंडिंग पड़े हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक सेशन बुला सकता है, और इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। तो जब भी समंदर में कोई बड़ा युद्धपोत उतरता है तो उसके साथ जो है कई जंगी जहाजों का जो बेड़ा है वो भी चलता है। आप मान लीजिए कि भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारा। तो अब ये देखिए, ये फ्रिगेट है आईएनएस तमाल। ये कैसे, देखिए डिस्ट्रॉयर है जो साथ साथ में घूम रही है, और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये डिस्ट्रॉयर जो इर्द गिर्द रक्षा कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी फ्रिगेट है। तो मान लीजिए कि विक्रांत को समंदर में उतारा गया, दुश्मन को हराने के लिए उसको उतारा गया। ऐसी स्थिति में समंदर में केवल आईएनएस विक्रांत नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो जंगी जहाज हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ से इसकी सिक्योरिटी के लिए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में 4 डिस्ट्रॉयर रहने वाले हैं। जो डिस्ट्रॉयर हम आपको बता रहे हैं कि साथ साथ में डिस्ट्रॉयर हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसमें 4 फ्रिगेट चलते हैं। 4 डिस्ट्रॉयर आईएनएस विक्रांत के अगल बगल में चलेंगे, और इसके आसपास में 4 फ्रिगेट भी कुछ इस तरह से चलेंगे। ये आईएनएस विक्रांत को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों ही जंगी जहाज होते हैं, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ इतना यह है कि डिस्ट्रॉयर बड़े युद्धपोतों को कहा जाता है, और हमले की स्थिति में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट सबसे पहले दुश्मन पर अटैक करते हैं, और दुश्मन के हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर को इनका काम होता है कि ये बचाते हैं। और राजीव, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएनएस तमाल को अरब सागर और हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। ये युद्धपोत पश्चिमी नेवल कमांड के हिस्से में होगा, यानी ये पाकिस्तान से लगती भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा। इसकी खासियत जानकर पाकिस्तानी नौसेना परेशान हो जाएगी। आईएनएस तमाल समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आईएनएस तमाल में 450 किलोमीटर तक हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें AK-630 गन लगी है जो 5000 राउंड प्रति मिनट से गोलियां चलाती है। इसके अलावा इसमें 100 mm की नौसैनिक तोप भी लगी है जिससे हर मिनट 80 राउंड फायर किए जा सकते हैं। आईएनएस तमाल में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा है जो दुश्मन के मिसाइल और फाइटर जेट हमलों को रोक सकता है। इस युद्धपोत में समंदर की गहराई मौजूद दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करने वाले अत्याधुनिक सोनार सिस्टम और हमला करने के लिए टॉर्पीडो भी है। ये भारतीय नौसेना की शक्ति है, और इस वीडियो को भारतीय नौसेना ने ही जारी किया है। भारतीय नौसेना आईएनएस तमाल रशिया के साथ हुए एक डील के तहत मिला है, और इसकी कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। भारत ने वर्ष 2016 में रशिया के साथ 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके तहत रशिया हमें क्रिवा क्लास 3 के 4 फ्रिगेट्स दे रहा है। अभी तक भारत को आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल के तौर पर 2 फ्रिगेट्स मिल चुके हैं। बाकी बचे हुए 2 फ्रिगेट्स आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तवस्या
गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है और ये दोनों ही साल 2026 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे, यानी कि भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ा देंगे। भले ही हमने आईएनएस तमाल को रशिया से खरीदा हो, लेकिन आने वाले समय में भारत युद्धपोत के खरीदार से युद्धपोतों का निर्माता बना जाएगा। फिलहाल नौसेना के 50 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हैं। भारत को पाकिस्तान और चीन से सबसे ज्यादा खतरा है और युद्धपोतों के मामले में चीन हमसे आगे है। इसी वजह से भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। और अब हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में अब एक नई चर्चा जिससे शुरू हो गई, एक नई बहस इसने छेड़ दी है। न्यूयॉर्क से मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ से चावल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम साथ साथ में आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप भी देखिए। इस वीडियो को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने उन पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको रेसिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये उनकी टिप्पणी आपको बताते हैं। हाथ से खाना खाने की परंपरा को देखकर अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ब्रेंडन गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका में सभ्य लोग इस तरह से खाना नहीं खाते हैं। अगर आप पश्चिमी तौर तरीके नहीं अपना सकते तो अपने पिछड़े देश वापस चले जाइए। पिछड़े देश, इस शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। ट्रंप की पार्टी के सांसद ब्रेंडन गिल की इस पोस्ट ने पूरी दुनिया में हाथ से खाना खाने और चम्मच, कांटे और छुरी से खाना खाने को लेकर एक जंग छेड़ दी, एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और आज हम आपको हाथ से खाना खाने की परंपरा के विषय में ऐसी जानकारी देंगे। आज अमेरिका जैसा देश भी इसे अपना रहा है, ऐसी जानकारी होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको हाथ से खाना खाने वाले देशों के, पिछड़े देशों के नागरिक और असभ्य मानने वालों से कुछ हम सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बर्गर, क्या आप पिज्जा को चम्मच, कांटे या छुरी से खाते हैं या फिर हाथ से खाते हैं? क्या आप पैकेट में मिलने वाले चिप्स को हाथ से खाते हैं या फिर चॉपस्टिक से या चम्मच का आप उसमें इस्तेमाल करते हैं खाते समय? क्या आप टाकोस, रोल्स, फ्रेंच फ्राइज या फ्राइड चिकन चम्मच से खाते हैं या फिर हाथ से? ये सवाल है। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि ये आप क्या करें, इन सबको तो हाथ से खाया जाता है, सारी चीजें हाथ से खाई जाती हैं, इनको चम्मच, फोक या नाइफ या फिर चॉपस्टिक से खाना असुविधाजनक है। स्वाभाविक है, यही आपका रिएक्शन होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में लोग हर दिन 70 करोड़ बर्गर खा जाते हैं और ये लोग हाथ से ही बर्गर खाते हैं, इन्हीं हाथों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोगों के लिए बर्गर उनके रोजाना खान पान का हिस्सा है। मान लीजिए आप जैसे दाल चावल भारत में खाते हैं, उसी तरह वहां पर रोजाना खान पान का हिस्सा है बर्गर खाना, और इसे हाथ से ही खाया जा सकता है। बर्गर बनाने वाले कई मशहूर बड़े बड़े विज्ञापनों में भी हाथों से ही लोगों के बर्गर खाते हुए तस्वीरें लगाई जाती हैं। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में पिज्जा बनाने वाले कंपनीज की ही बात करें, उनके विज्ञापनों को अगर आप देख लें तो वहां भी हाथों से पिज्जा खाते हुए मॉडल्स की तस्वीरें लगाकर ग्राहकों को अपने ब्रांड की ओर खींचा जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका में बर्गर को हाथों से ही खाने का ट्रेंड है। अमेरिका की एक मशहूर फास्ट फूड कंपनी KFC की टैगलाइन है, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। यह टैगलाइन बताते हैं कि अमेरिका में फ्राइड चिकन खाने वाले लोग उंगलियां चाट जाते हैं और इसी वजह से इस कंपनी ने इतनी कैची टैगलाइन बनाई है। आप सोचिए कि अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना असभ्य माना जाता है, लेकिन फ्राइड चिकन, चिप्स, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाकर उंगलियां चाटना गलत नहीं है और दूसरे देशों पर टिप्पणी होती है। हाथ से खाना खाने वाले देशों के लोग पिछड़ा देश कहते हैं और पिछड़ा देश का नागरिक मानने वाले अमेरिकी सांसद ब्रेंडन गिल को हम कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपने हाथों से पिज्जा खा रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़े देश के राष्ट्रपति हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अब हम आपको हाथ से खाना खाने के वो फायदे बताने जा रहे हैं जो कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में बताए गए थे और पूरी दुनिया भी अब इसको मानती है। भारत में पुरातन काल से ही हाथ से खाना खाने की परंपरा है। आयुर्वेद कहता है कि हाथ से खाना खाने की प्रक्रिया में शरीर की 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। अब इससे होता क्या है? इससे हमारा पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है। भोजन करने में हमारी 5 ही इंद्रियां काम करती हैं। भोजन को देखना, उसकी सुगंध लेना, महसूस करना, उसका स्वाद लेना, उसका स्पर्श, उसको छूना और उसको खाते समय आने वाली आवाज, इस भोजन के लिए शरीर के पाचन तंत्र को तैयार करता है। हाथ से खाना खाने की जो परंपरा है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनाते हैं।
अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इनके मुताबिक खाने पीने की चीजों के स्पर्श का शरीर पर असर होता है। हमारी बॉडी उसको लेकर रिएक्ट करती है और इसीलिए अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक हाथों से ही खाना खाने की परंपरा रही है। आयुर्वेद में हाथ से खाना खाने को ही सही तरीका माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे हाथों की उंगलियां भोजन करने के उपकरण हैं और ये पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है जो शरीर की पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर वायु का प्रतिनिधित्व करती है जो शरीर में होने वाले संचार को नियंत्रित करती है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आकाश का प्रतिनिधित्व करती है जो शरीर में संतुलन को नियंत्रित करती है। अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है जो शरीर की मजबूती को नियंत्रित करती है। कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर जल का प्रतिनिधित्व करती है जो शरीर के तरल पदार्थों में संतुलन लाती है। जब आप अपने हाथों से खाते हैं तो हम केवल अपनी पुरानी परंपराओं का ही पालन नहीं करते, बल्कि हम पंच महाभूतों के साथ शरीर को जोड़ते हैं, जिससे भोजन की सकारात्मक ऊर्जा शरीर के साथ जुड़ जाती है और इससे भोजन की पौष्टिकता पूरे शरीर को मिलती है। हाथ से खाना खाने पर हम उसे महसूस करते हैं, जिससे शरीर पर भोजन से पौष्टिकता लाने के लिए जो शरीर है वो तैयार हो जाता है। लेकिन हाथों से भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे हाथों से खाना खाएं। हाथों से भोजन करने से पहले आपको हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। हाथों का धुला होना जरूरी है। गंदे हाथों से अगर आप खाना खाएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे चम्मच से, गंदी छुरी से या गंदे कांटे से आप खाना खा रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पहले से रोक है। फिर यह नया नियम लागू करने की जरूरत क्यों है? जनवरी 2024 में दिल्ली सरकार ने एक अदालत को बताया था कि 2023 में 90% से ज्यादा प्रदूषण के चालान पेंडिंग है। यानी बड़े पैमाने पर लोग प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां चलाते रहते हैं और चालान की परवाह नहीं करते हैं। नया नियम इसी लूप होल को भरने के लिए लाया गया है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चलाने से रोकने की बड़ी पहल हुई है। एक बहुत बड़ा प्रयास इसे माना जा रहा है प्रदूषण घटाने की ओर। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी थी। रिपोर्ट में 20% शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं और इसीलिए राजधानी दिल्ली का आज से लागू हुआ यह कदम एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन नया नियम लागू होने के पहले दिन आखिर क्या हुआ वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपने कब गाड़ी खरीदी है और इस रूल को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये दिसंबर 2011 में खरीदी थी गाड़ी मैंने, तो अभी ये रूल को देख के टेंशन है। दिल में ऐसे ऐसे करता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। ये कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, सीएनजी और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए। क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम? अच्छा डिसीजन है क्योंकि इससे इतना लोड है ट्रैफिक का। यही कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें ये कुछ रिड्यूस आएगा, अदरवाइज तो लोग मानते गए। भैया प्रैक्टिकल लाइफ है ये तो, हर आदमी ये सोचता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। इस अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब्रॉड की पॉलिसी देखते हैं तो 20, 25, 30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। ये जो ANPR कैमरे हैं इसकी मदद से जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जाए। अगर वो पुराने हैं तो तुरंत ही उन्हें कैच किया जाए और उन्हें स्क्रैपिंग में फिर भेज दिया जाए। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत पहले से चल रही है और प्रतिदिन दिल्ली पुलिस 100 गाड़ियां लगभग सीज करती थी। लेकिन आज से जो नई पॉलिसी आई है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को, जो 10 से और 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उस क्रम में आज 16 गाड़ियों को सीज किया गया।
बदलाव ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी पोल्यूशन के लिए, और अगर वो 10 साल जो पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं नहीं आएंगी रोड पर, और ऐसी पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि जो है वातावरण में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई और उनके पास रास्ता नहीं है, या फिर अपने वाहन छोड़ देंगे, मेट्रो से आएंगे, यही हो सकता है।